चिनका से अमन इस समय मेरे साथ हैं। जिस समय ये यूक्रेन एमबीबीएस करने के लिए गए थे उस समय उम्मीद ये थी कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया आएंगे, लेकिन रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें वापस आना पड़ा। अभी भी जो ऑनलाइन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे थे उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। कहानियां बहुत सारी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन रियल लिव्ड एक्सपीरियंसेस कि वो बच्चे जो कि खार्किव में पढ़ रहे थे, क्योंकि अमन भी खार्किव में पढ़ रहे थे, किस तरीके से वो वापस इंडिया आ पाए इन्हीं से जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये दिखा दें कि इस समय अमन के माता पिता भी मेरे साथ हैं और पूरे परिवार के लोग जो हैं वो इस समय अमन के घर में हैं। और इस तरह की भीड़ अक्सर तब देखने को मिलती है जिस समय बच्चे की सिलेक्शन हो गई होती है, लेकिन आज ये भीड़ इसलिए है क्योंकि अमन सही सलामत यूक्रेन से वापस घर पहुंच चुके हैं। तो अमन, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 24 को जब ये जंग शुरू हुई उस समय आप कहाँ पर थे, कैसे मालूम चला और इमीडिएट रिएक्शन क्या था? एक्चुअली फर्स्ट हम सो रहे थे उस टाइम, तो हमें आवाज़ आई एक्सप्लोजन्स की। तो फिर हम उठे, मैं अपने फ्रेंड के रूम पे गया, अपने फ्लैट पे। तो मैंने ट्विटर खोला एक्चुअली वहाँ पे, तो उसमें हमें पता चला कि रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया। तो तब हमें पता चला था कि इन्वेजन मतलब रशिया अटैक कर चुका है यूक्रेन पे। उससे कुछ दिन पहले भी क्योंकि एक एडवाइजरी भी आई थी और साथ ही में खबरें चल रही थी कि हमला होना पॉसिबल है। आपको किसी भी टाइम पर लगा कि किसी भी समय जंग शुरू हो सकती है, हमारे यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए? नहीं, ऐसा हमें कभी नहीं लगा, क्योंकि पीसफुल थी वो जगह। मतलब नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, यूनिवर्सिटीज़ चल रही थी, बाहर लोग घूम रहे थे, हमारी क्लासेस नॉर्मली थी। और एक्चुअली हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 2014 से ये सब चल रहा था। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना कुछ कि ऐसा होगा। आपने कहा कि आपकी क्लासेस भी चल रही थी। खार्किव में आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कौन सा ईयर था आपका, और खार्किव जो एरिया है वो रशिया से कितना नज़दीक है? खार्किव में हम खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मेरा थर्ड कोर्स था, थर्ड ईयर। और रशिया बॉर्डर से खार्किव सिटी अराउंड 50 to 70 किलोमीटर्स दूर है। हाँ। तो इमीडिएट मतलब लाइन ऑफ अटैक में जो है वही एरिया आता है जहाँ पर आप पढ़ रहे थे। जब जंग शुरू हो गई उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिली कि बंकर्स में लोग जो हैं छुप रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप कैसे वहाँ से अपनी जान जो है वो बचा रहे थे? चलिए, हम हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बन चुके थे उस टाइम पे। स्टूडेंट्स ने ही बना दिए थे कि टेलीग्राम्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जिनसे हमें मतलब जो भी जितनी भी अपडेट्स थी मिल रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और मतलब एक दूसरे को सपोर्ट हम उन्हीं ग्रुप से कर रहे थे कि तो बस हम जैसे ही हमें पता लगता था कि एयर स्ट्राइक अलर्ट आ चुका है, हम बंकर्स में चले जाते थे। मतलब वैसे ही हम बंकर में चले गए थे, अपने जितना भी एसेंशियल चीज़ें थी लेकर, कि वहाँ जाकर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे झेलनी पड़ी। बट एट द एंड वी आर सेफ हियर। लगभग कितने स्टूडेंट्स थे आप उसी बंकर में, किस तरीके से एट मैनेज दैट कर? टाइम अराउंड 4500 के आसपास स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टक थे जब इन्वेजन शुरू। 24th की बात कर रहा हूँ, 25th। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की फ़्लाइट्स थी उस दिन, वो बेचारे कीव में स्टक हो गए। और कीव पे भी बड़ी ज़्यादा उनको उनके सामने ही मतलब सब कुछ हुआ। एयरपोर्ट पे मिलिट्री आई, सीज़ कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। वो बेचारे तो रोड पे, मतलब पूरा दिन वो रोड पे ही रहे थे। एम्बेसी ने भी कुछ नहीं करा उसमें उनके लिए। एम्बेसी आपके साथ क्या कांटेक्ट में थी जिस समय ये सब कुछ हो रहा था? आपको कोई गाइडेंस दे रही थी कि आप इस समय यहाँ पर छुप जाएं, आपके लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, आपको इवैक्यूएट करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या आपके साथ इन कांटेक्ट रह के कुछ बताया जा रहा था आपको? नहीं, एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी ही रिलीज़ कर रही थी। उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला कि आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने करा भी नहीं कुछ हमारे लिए। हमने खुद ही करा जो भी करा। हम मतलब पोलैंड बॉर्डर तक जैसे हम गए, वो हम ऑन और ऑन ही गए, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं। अब उसके बाद पोलैंड इंडियन एम्बेसी ने हमारी मतलब जितनी भी वो थी फ़्लाइट्स वगैरह सब उन्होंने ही अरेंज करा, वो उन्होंने वहाँ पे करा। बट यूक्रेन इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। आपसे जानना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि पहले भी एडवाइजरीज दी गई थी, बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद ही नहीं गए। इस पर समझना चाहूंगी कि क्या पॉसिबल था आपके लिए कि जिस समय 15 फेब को पहली एडवाइजरी आई थी उसके बाद आपका वहां से निकल कर वापस आ पाना? 14 फेब को पहली एडवाइजरी आई थी। उन्होंने हमें कहा कि जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है वो लीव कर जाओ। वो भी उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा था, मे, यू मे लीव।
तो हमारा एसेंशियल था क्योंकि हमारा थर्ड कोर्स था, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 6th ईयर के स्टूडेंट थे, उनका भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम था। तो इसी वजह से, और यूनिवर्सिटीज़ क्लासेस जो थी वो ऑफलाइन चल रही थी, यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन नहीं करी क्लासेस इस वजह। और साथ में मेन रीज़न ये था कुछ बच्चों की कि जो एयर टिकट्स थी उनका जो फेयर प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, अराउंड 1,18,000, 1 लाख से नीचे कोई एयर टिकट थी ही नहीं। तो ये मेन रीज़न था, क्योंकि अचानक से बहुत सारे बच्चे, और टिकट्स भी अवेलेबल नहीं थी। तो इमरजेंसी फ्लाइट्स भी जो एयर इंडिया ने उड़ाई उसके भी फेयर प्राइस इतना है? उनका भी फेयर प्राइस अराउंड 80,000 अबव ही था। तो एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल फैमिली का जो भी बच्चा है वो कैसे अरेंज करेगा इतने पैसे ऑन द स्पॉट। तो मतलब 24 को जब जंग शुरू हुई उससे पहले आपकी भी कोई बुकिंग नहीं थी, आपने कोई प्लान नहीं किया था वापस आने का? नहीं, हमने कर लिया था, हमारी 26 की फ़्लाइट थी, हमने कर दिया था। तो लेकिन 24th को जो भी हो, उसके बाद हमारी सारी एयर स्पेस ही क्लोज हो चुकी थी, तो हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। बंकर से कितने दिन आप बंकर में रहे, कैसे बंकर में मैनेज किया, और फिर कब आपने डिसाइड किया अब यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है, यहाँ से निकलकर पोलैंड जाना ही पड़ेगा? अराउंड 5 डेज़ हम बंकर में रहे हैं। 6th डे हम सुबह उठे तो हमने उठते ही ये सुन लिया कि अब हम निकल जाएंगे पोलैंड बॉर्डर के लिए, बिकॉज हमारे पास ज़रूरत के सामान ख़त्म हो रहा था। तो हमने सोचा कि और कोई हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था लीव करना, वो रिस्क हमें खुद ही लेना पड़ा पोलैंड बॉर्डर तक जाने का। क्या इंडियन एम्बेसी ने कहीं पर आपकी मदद की, जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में है, कि कैसे एक सेफ पैसेज बनाया जा सके, और आप यूक्रेन जो खार्किव है वहां से निकलकर पोलैंड कैसे पहुंचे? उन्होंने कुछ भी नहीं करा। इवन कि कीव में हमारे खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रख थे, उन्होंने उनको ये बोला कि आप कीव रेलवे स्टेशन चले जाओ, आपके लिए हमने ट्रेन बुकड रखी है, वहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स हैं, आपको वो सेफली बॉर्डर तक ले जाएंगे। वो स्टूडेंट्स रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पे आगे कोई ऑफिशियल नहीं था उनका, वहाँ पे उन्हें ना ट्रेन में चढ़ने दिया उन्होंने। वहीं से वापस वहाँ पे वो बेचारे पूरा दिन वहाँ पे खड़े रहे। इतनी मतलब ये हमारी एम्बेसी ने वहाँ पे हमारे लिए किया था। आप जब निकले खार्किव से क्या कुछ देखने को मिला, जब आप जनरली तो आप बंकर्स में ही होते थे, जब बाहर निकले पोलैंड के लिए निकले, कितने बच्चे थे, क्या कुछ देखने को मिला, कैसे मैनेज किया पोलैंड तक पहुंचना? जिस दिन हम निकले थे उस दिन अराउंड 200 स्टूडेंट, 250 अराउंड स्टूडेंट्स जो थे हमारे साथ थे। उस दिन ना कैब हो रही थी, कैब बुक भी नहीं हो रही थी, टैक्सी भी नहीं थी। तो हम बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाय वॉक ही रेलवे स्टेशन अराउंड 10 किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवल करा था बाय फुट। तो बाकी आगे रेलवे स्टेशन पे भी जो गार्ड्स थे वहाँ पे, वो भी हमसे ब्राइब ले रहे थे कि आपको हम एंट्रेंस तभी देंगे अगर आप हमें पैसे दोगे। ऐसे फर्स्ट प्रेफरेंस गर्ल्स को थी, यूक्रेनियन गर्ल्स को, और फिर उसके बाद जो भी बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज थी उनकी, और लास्ट में बॉयज़ को। तो बॉयज़ से वो ब्राइब ले रहे थे। तो जिस समय आप जा रहे थे रेलवे स्टेशन तक, शेलिंग हो रही थी उस समय भी? या शेलिंग उस टाइम तो हैवी शेलिंग हो रही थी, क्योंकि उस टाइम कर्फ्यू नहीं था। बट इंडियन स्टूडेंट जिसके बारे में आपने सुना कि उसकी डेथ होगी, वो उसी टाइम की बात है। हमें निकले हुए 5 मिनट ही होते, उसी रास्ते से हम निकले थे। तो वो हमारे 5 मिनट निकलने के 5 मिनट के बाद का ही इंसिडेंट है। जब आपको ये मालूम चला, माइंड में ये नहीं आया कि अब यहाँ से या तो कीव में कहीं पे शेल्टर ले लें या कहीं और, या माइंड में यही था कि वापस ही जाना है? नहीं, हमने एक ही डिसीजन लिया था कि हम पोलैंड बॉर्डर तक किसी भी तरीके से पहुंचेंगे, चाहे हमें कुछ भी होगा, हम कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि बीच में रुकना वॉज डेंजरस फॉर अस। एंड पोलैंड जब पहुंचे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि पोलैंड बॉर्डर पर भी इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, आप जब पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे क्या इमीडिएटली वहां से इंडियन एम्बेसी ने आपको शिफ्ट कर दिया कैपिटल सिटी में, वहां पे एयरपोर्ट तक, या फिर आपको वहां पर भी इंतजार करना पड़ा, वहां पर भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? वहाँ पे हमने अराउंड 9 आवर्स वेट करा है बॉर्डर पे। हम खड़े थे, एक ही जगह पे खड़े हैं, और अराउंड -3 डिग्रीज टेम्परेचर था वहाँ पे। सारे स्टूडेंट्स, बहुत बुरी हालत थी हमारी, वहाँ पे खड़े थे। एम्बेसी के जो ऑफिशियल थे वो बॉर्डर की दूसरी साइड थे। उन्होंने बीच में जो इमिग्रेशन हुई, हमारी स्टैंप लगी, वो वहाँ तक हमें खुद, जो भी हमने करा वो हमें खुद करना पड़ा। वहाँ पे बीच में कोई मतलब कोई NGOs वगैरह थे जो जिन्होंने हमें फूड प्रोवाइड करा था। बाकी एम्बेसी की तरफ से बॉर्डर की दूसरी तरफ ही था, जो भी था पोलैंड एम्बेसी की थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे जो आर्मी है उसकी तरफ से भी मिसबिहेव किया गया बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, आपने कुछ विटनेस किया हो? हाँ, हमारे साथ भी हुआ, बट दैट वाज अ मोमेंट ऑफ हीट फॉर द आर्मी, बिकॉज बहुत सारी भीड़ थी, वो धक्का मुक्की कर रहे थे, इस वजह से उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो सब करना पड़ा। लेकिन 9 घंटे आपको -3 डिग्री टेम्परेचर में इंतजार करना पड़ा वहां से निकलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी।
उसके बाद जब पोलैंड आप पहुंच गए, उसके बाद क्या प्रोसेस कंप्लीटली स्मूथ रहा? उसके बाद प्रोसेस जो था वो प्रॉपर था, स्मूथ था। खाना हमें प्रोवाइड कराया गया, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराई गई, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई गई। फिर नेक्स्ट डे ही हमारी फ़्लाइट होगी, तो उसके बाद जितना भी मतलब प्रॉपर था सब कुछ। लेकिन अभी भी कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी यूक्रेन में है जिनकी वैक्यूएशन अभी बाकी है? खारकिव के बारे में पता, अराउंड 1500 स्टूडेंट्स अभी भी खारकिव में ही हैं, सिटी में ही हैं। वो नहीं निकल पाए क्योंकि हमारे निकलने के बाद ही उनने मतलब रेलवे स्टेशन पे उन्हें एंटर ही नहीं करने दे रहे। अब जो यूक्रेनियन मिलिट्री है वो एंटर नहीं करने दे रही वहाँ पे। तो जो कुछ आप भी वापस आने के बाद अब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ऑनलाइन खबरों में देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे किस हद तक चीज़ें जो है वो सच बताई जा रही हैं और किस हद तक चीज़ें जो है वो एग्जैजरेट करके बताई जा रही हैं अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग? चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है वहाँ पे। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है अभी भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी बहुत सारे, उनकी एवैक्यूएशन वहाँ से करें, क्योंकि बॉर्डर तक जाना इज़ नॉट एन ईजी वर्क। बहुत ज़्यादा रिस्क है उसमें, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उनको जहाँ है वहीं से इवैक्यूएट, वहीं से सेफली इवैक्यूएट करा जाए, ये मेरी अपील है। बाकी जो भी मीडिया में देख रहा हूँ मैं कि ऐसे वैसे वैसा कुछ भी नहीं है, अपोजिट है उसके बिल्कुल। बहुत वर्स सिचुएशन है वहाँ पे, स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। खाने का सामान नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास अभी। अमन, अब आपकी पढ़ाई का क्या होगा? क्योंकि अब थर्ड ईयर में आपने कहा कि लाइसेंसिंग एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर चल रहा था। अब आप वापस आ चुके हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाएँ? इट डिपेंड्स ऑन अ गवर्नमेंट। वो हमें नेशनल मेडिकल काउंसिल जो भी हमारी, वो अलाउ करे अगर हमें ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो हम अपनी जो स्टडीज़ है वो दूसरी यूरोपियन कंट्री में कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। मेरे साथ अमन की माताजी और उनके पिताजी भी हैं। पिताजी से पहले बात करेंगे कि आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र जी, जिस समय आपको मालूम चला कि इस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, आपका बच्चा वहाँ पे है, क्या बातचीत हो पा रही थी उनसे? और किस तरीके की फिक्र जो है वो एक बाप के दिमाग में होती है जिस समय मालूम ये चले कि बच्चा वहाँ पर है और ये सब कुछ चल रहा है? नहीं, मेरी इससे बात कंटिन्यूली हो रही थी, लेकिन जब मैंने इसको बोला भाई जैसे कैसे होता है कि आप वहाँ से निकल जाओ। हम टीवी में देखते थे भाई ऐसा माहौल, इतना बड़ा माहौल ख़राब हो रहा है। तो जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो ये कहता नहीं, जहाँ तो सिचुएशन नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठो, हम जहाँ बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जब 23rd को ये हुआ, मैंने इसको पहले बोला कि आप भाई टिकट वगैरह करवा लो, बुक करवा लो। तो मैंने इधर से ही टिकट इसकी 26 को इसकी टिकट हो गई थी। जैसे ये बता रहे हैं कि लाखों लाखों में टिकट के प्राइसेस जा रहे थे, क्या आपके लिए मुमकिन हो पाता कि इतने लाखों खर्च कर जो है वो आप इमीडिएटली बच्चे को वापस ले आए? हम गांव के एक किसान फैमिली से तल्लक रखते हैं। हमारे लिए इतना बड़ा टफ़ है, इतना पैसा देना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन फिर भी बच्चे की सेफ्टी के लिए हमने जैसे भी कहा भाई हम इधर से टिकट करवा लेते हैं, आप आ जाओ। तो इसने कहा भाई हमें यूनिवर्सिटी वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने इसको, जब कहीं इंडियन एडवाइजरी उधर पहुंची, फिर यूनिवर्सिटी ने भी बोला भाई आप जो जाना चाहता है तो जा सकता है। लेकिन तब देर हो चुकी थी। जब 23rd को जब बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त रशिया ने अटैक कर दिया, तो फिर हमारे लिए वो दिन 24 से लेकर आज जो दिन है आज तक हमारे लिए, तो आप खुद ही समझ सकते हो, एक माँ बाप समझ सकता है तो हमारे लिए क्या। आप मेरी शक्ल से ही देख रहे होंगे कि मेरी क्या पोजीशन है, मेरी मिसेस की क्या पोजीशन है। अभी थोड़ी सांस में सांस आई है कि बच्चा वापस घर आ गया? कल 2:03 से मुझे थोड़ा हौसला आया है कि भाई नहीं, मेरा बेटा वापस घर पहुंच पाएगा। कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपकी मदद की जा रही थी? कुछ आपको इन्फॉर्म किया जा रहा था कि किस तरीके से इनकी मदद की जा रही है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट की गई। हमारी जो नई डीसी मैम आई है उन्होंने पूरी सपोर्ट की है। हमारी एडीडीसी है, वो जहाँ घर तक आए, हमारी उनने जो हमारी हालत थी, मतलब हम रो ही जा रहे थे, उन्होंने हमारी बहुत जितनी हौसला अफजाई की हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम उनका कभी एहसान ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। इनकी माता जी भी मेरे साथ हैं। आंटी, आपका नाम? मेरा नाम बिमला देवी है। ना जी, अभी तो थोड़ी खुशी हो रही होगी कि अमन वापस घर आ गया है। कितनी परेशानी में होंगे आप इतने दिनों से, जब से ये जंग शुरू हुई है? अभी तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वहाँ पे ही है, देख के भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ये घर आ गया है। मगर अब देख के ऐसे पता चल रहा है कि घर में ही है, मगर हम आंखें बंद करते हैं तो सोचते हैं उधर ही है फंसा हुआ।
तो हम यही अपील करते हैं कि जहाँ जो बच्चे उधर हैं उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे। तो अब आपको पता ही अब क्या बोलना है, चेहरे से ही हमारा दिखाई दे रहा है सब कुछ। जिस समय डिसाइड किया था कि बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, तब कितना मुश्किल फैसला था ये आपके लिए कि इतने देर तक आपसे दूर रहेगा, ये वहाँ पर यूक्रेन में पढ़ाई करेगा? उस वक्त सोचा था कि 5 साल हम चलो अपना निकाल देंगे जैसे कैसे करके, मगर अब हमारे लिए ये था कि हम जैसे भी ये घर आ जाए, हमें इस पढ़ाई से कुछ नहीं लेना है, एक बार अपने घर आ जाए वापस। मैं तो यही माता रानी ने बड़ी रक्षा की, दिन रात हम रोते थे। तो इस समय इनसे मुझे नहीं लगता कि बात करना सही रहेगा, लेकिन आप फैमिली के इमोशन समझ सकते हैं कि जिस समय वॉर चल रही हो और आपका बच्चा वहाँ पर हो तो किस तरीके के इमोशंस माँ बाप के मन में होते हैं। लेकिन वहीं अमन के लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा ये इंश्योर कर पाना कि वो अपने माँ बाप से भी कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहकर उन्हें भी ये समझाते रहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरीके से वो खार्किव से पोलैंड पहुंचे, पोलैंड में इंतज़ार किया और उसके बाद वापस अब इंडिया आए हैं। आखिर में अमन आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या बाप दोबारा जब मौका मिलता है वापस पढ़ने के लिए, अगर बाहर जाना पड़ता है, क्या खुद में वो हिम्मत ला पाएंगे कि आप बाहर जाएंगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए? या ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि जंग कभी खुद अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी, बंकर्स खुद देखने पड़ेंगे, इससे काफ़ी शेक हो चुके हैं? नहीं, अगर हमें सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं वहाँ पे तो मैं ऑब्वियसली जाऊँगा पढ़ने बाहर वापस। तो लेकिन कभी इमेजिन किया था कि अपनी आंखों से कभी जंग देखने को मिलेगी, कभी बंकर्स और इस तरीके के एक्सपीरियंसेस? वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट। हमारी वहाँ पे भी यही बात होती थी कि ये हमारे मतलब क्या क्या सिचुएशन बन गई है, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम ये सिचुएशन अपनी आंखों से देखेंगे वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि अमन तो अपने घर वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में हैं, जिन्हें इवैक्यूएट करने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन जैसा कि इन्होंने भी अपील की कि जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में है उसे जिस तरीके से स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए थी पोलैंड या हंगरी के बॉर्डर तक पहुंचने में, उस तरीके की मदद नहीं हो पाई, जिसका नतीजा ये निकला कि बच्चों ने खुद ही कोशिशें कर करके ये बॉर्डर तक पहुंचे और उसके बाद भी कई सारी मुश्किलों का सामना उन्हें वहां पर करना पड़ा। जिसके बाद जब एक बार वो पोलैंड पहुंच गए तो उसके बाद उनका वापस घर आना जो है वो मुमकिन हो पाया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सरकार किसी ना किसी तरीके से ये